तो अब हमारा ये न्यू चैप्टर जो है वो है मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस। ठीक है, कि इससे पहले जो है प्रोडक्शन में हम लोग कास्टिंग, वेल्डिंग, मेटल कटिंग ऑपरेशंस पढ़ लिए हैं। कास्टिंग जहाँ पर कि एक प्राइमरी प्रिपरेशन होता है किसी भी मटेरियल, कोई भी एलिमेंट्स का, जिसको हम लोग पिघला करके और उसको हम लोग एज ए शेप में कास्ट करते हैं, तो वो कास्टिंग ऑपरेशन। वेल्डिंग एक ज्वाइनिंग प्रोसेस है जिसमें हम दो एलिमेंट्स या दो पार्ट्स को ज्वाइंट करते हैं। वही मशीनिंग ऑपरेशन जो मेटल कटिंग है, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि कोई भी मेटल जो कि हम लोग जैसे कास्टेड ब्लॉक प्राप्त करते हैं, या कोई भी हमारे पास एलिमेंट्स ऐसा है जिसमें हमें कुछ रिक्वायर्ड डायमेंशन की जरूरत होती है, या डिफरेंट डिफरेंट उसमें ऑपरेशन करके हम लोग उसको डिफरेंट शेप बनाना रहता है ना। तो फिर हम मेटल कटिंग ऑपरेशन में, जहाँ पर मशीनिंग, बहुत सारे मशीन होते हैं, लेथ, मिलिंग, ड्रिलिंग, है ना, रीमिंग, बहुत सारे मशीन्स है जिसके थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करके और हम अपने एलिमेंट्स को फाइनली प्रोड्यूस करते हैं, मतलब फाइनल शेप देते हैं। और यहाँ पर जो इस चैप्टर में मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस है, इसमें जो मेटल का जो फॉर्मिंग है, यानी कि इसमें हम जो किसी भी एलिमेंट्स का या मेटल्स को कोई हम डिजायर शेप साइज देना चाहते हैं, तो वो बाय प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से। जैसे कि कास्टिंग में क्या है, कास्टिंग में हम लोग कोई भी ब्लॉक्स को मेल्टिंग करते हैं, वहां पिघला करके, और तब मोल्ड बॉक्स में उसको कास्ट करके ढालते हैं, और तब जा करके हमको डिजायर शेप और साइज प्राप्त होता है ना। यहाँ पर जो मेटल फॉर्मिंग है, इसमें जो हम की शेप या साइज हम लोग प्राप्त करेंगे किसी भी एलिमेंट्स का, वो बाय प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर जब हम मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन करेंगे तो उसके लिए सब ज्यादा जरूरत है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का। तो मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन संभव है किसके लिए, तो खास करके ये डक्टाइल मटेरियल के लिए। ठीक है, ये ब्रिटल के लिए ज्यादा सुटेबल नहीं होता है मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस, क्योंकि यहाँ पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की जरूरत होती है, और डिफॉर्मेशन को अलाउ जो है वो एक डक्टाइल मटेरियल ही करता है। तो जितना हाईली डक्टाइल मटेरियल होगा, उसका मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस उतनी ही बेहतर होगी, है ना। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी मान लेते हैं कि एक वायरे है, यहाँ पर एक वायर है या कोई एक बार है, इसके ऊपर अगर हम लोग जैसे एक टेंसाइल लोड लगाते हैं, तो इसके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप करेगा, नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप करेगा। अगर स्ट्रेस डेवलप करती है तो स्ट्रेस के कारण इस बार में स्ट्रेन होगी, यानी कि ये बार जो है डिफॉर्म करेगा, है ना। तो डिफॉर्म में एक लिमिट होता है, इलास्टिक लिमिट, जहां तक अगर उस लिमिट तक ही डिफॉर्म किया और वहां पर अनलोड कर देंगे तो ये वापस अपना शेप गेन कर लेगा। लेकिन जब हम लोग इस बार के ऊपर लोड एक्ट करेंगे और इसका लोड की वैल्यू इतना होगा कि ये अपने यील्ड लिमिट को भी पार कर दे, तब जा करके इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। ये हमेशा इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड होगा, है ना। तो तब जा करके इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगी, और तब जो है ये वायर जो है इसकी लंबाई इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तब इसको अनलोड भी कर देंगे तो ये मेंबर हमें एक इंक्रीज्ड लेंथ के रूप में प्राप्त होगा। तो कहाँ कैसे, यानी यहाँ पर क्या हो गया, इसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया। तो सेम चीज है मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस में, जनरली जैसे हम लोग फॉर्जिंग ऑपरेशन, रोलिंग, ड्राइंग, है ना, एक्सट्रूजन, ये सब कुछ मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस हैं, है ना। तो इसका मतलब मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन का और क्या खास बात है कि इसमें हमको मेटल को मतलब मेल्ट करना या मोल्ड बनाना ये सब करने की जरूरत नहीं होती है, ये इसको हम लोग डायरेक्ट कोल्ड वर्क ही कर देते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द हमारा मतलब प्रोसेस पे निर्भर करता है और मटेरियल पे निर्भर करता है कि वो हॉट वर्क होगा या कोल्ड वर्क होगा। लेकिन इसमें हमें बहुत ज्यादा पिघलाने की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए तो खास करके जो फर्नेस वगैरह है ये सब लगाने का जरूरत ही नहीं होता है।
इसमें जो भी टूल्स यूज होते हैं वो टूल्स जो है वो मतलब डायरेक्ट कोल्ड इन्वायरमेंट में ही मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस करता है। और इसमें नंबर ऑफ प्रोसेस कम होने की वजह से मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन से जो प्रोडक्टिविटी होती है वो काफी ज्यादा मतलब बढ़ जाती है। प्रोडक्शन रेट जो है इंडस्ट्री का वो बढ़ जाता है ना। तो अब यहाँ पर है कि इसको हम लोग जो फर्दर डिराइव करते हैं कि जैसे कोल्ड वर्किंग ऑपरेशंस कहलाता है कब, जब अगर हम लोग मान लीजिए कोई एलिमेंट्स ऐसा है जिसकी डक्टिलिटी थोड़ा पुअर है तो उसको हमें थोड़ा हीट करने का भी जरूरत पड़ता है। या फिर उस ऐसा बोले कि कोई एलिमेंट ऐसा है जिसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है और उसको हमें कोल्ड ऑपरेशन करने में बहुत ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है तो उसको हम थोड़ा सा हीट करके सॉफ्ट कर देते हैं। तो जैसे टीएम क्या है कि उसकी एक मेल्टिंग पॉइंट है, कोई भी एलिमेंट्स का अगर मेल्टिंग पॉइंट टीएम है तो उस टीएम टेम्परेचर का अगर 0.4 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो टेम्परेचर वैल्यू होगा उससे अगर लोअर टेम्परेचर पर अगर हम लोग वर्क कर रहे हैं तो ये ऑपरेशंस कोल्ड वर्किंग ऑपरेशंस कहलाता है। ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम एलिमेंट्स को हीट करते हुए अगर उसकी मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर का 0.4 टू 0.6 टाइम्स मेल्टिंग टेम्परेचर तक अगर हम उसको गर्म करते हैं तो वो एज ए वार्म वर्किंग होगा, है ना। और हॉट वर्किंग ऑपरेशन कहलाता है जब बियॉन्ड हम लोग 0.6 टाइम्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट जो किसी भी एलिमेंट्स का है उससे ज्यादा अगर टेम्परेचर पर हीट करने के बाद हम अगर मेटल फॉर्मिंग करते हैं तो वो एक हॉट वर्किंग ऑपरेशंस हो गया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन एक तो यहाँ से ये भी चीज पूछ सकता है ये तीनों पॉइंट को। और दूसरा चीज यहाँ पर कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो जैसे है कि कोल्ड वर्किंग हो गया कि जब हम इसमें हम इतना ही टेम्परेचर तक गर्म करते हैं कि वो उसका जो मॉलिक्यूल्स है या फिर हम बोले तो उस एलिमेंट्स का जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां पर उसका जो क्रिस्टल होती है वो अपना मतलब प्लेस चेंज करता है या उसमें चेंजेज आती है। तो वो नहीं होना चाहिए, वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जितना है उससे अगर के बिलो टेम्परेचर पर ही डिफॉर्म हो रहा है तो वो एक कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन हो गया। और मतलब हम लोग कहें कि एट द वैल्यू ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक अगर हम लोग मटेरियल को गर्म करने के बाद अगर मेटल फॉर्मिंग करते हैं तो वो एक वार्म वर्किंग ऑपरेशन हो गया। और अगर हम लोग यहाँ पर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से एवब टेम्परेचर तक अगर उसे हमें हीट करने की जरूरत होती है तो फिर वो एक हॉट वर्किंग ऑपरेशंस कहलाता है। तो एक हॉट वर्किंग कोल्ड वर्किंग का डिफिनीशन एक यहाँ से भी रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से भी एक डिफिनीशन आ गया कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से लोअर वैल्यू पर मेटल फॉर्मिंग कोल्ड वर्किंग, और रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से एवब वैल्यू के ऊपर जो कोल्ड वर्किंग है मेटल फॉर्मिंग है वो हॉट वर्किंग हो गया। और एट द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पर ये वार्म वर्किंग हो गया। अब यहाँ पर है कि दोनों हम कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग में कंपैरिजन करते हैं और हमसे पूछा जाता है कि इन दोनों में सरफेस फिनिश बेहतर हमको किस में मिलेगा। तो सरफेस फिनिश बेहतर मिलता है कोल्ड वर्किंग ऑपरेशंस में, ये पॉइंट को हम याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो कोल्ड वर्किंग में अब ये ऐसा क्यों होता है, कोल्ड वर्किंग में हमको बेटर सरफेस फिनिश क्यों मिलता है, क्योंकि इसका कारण ये है कि कोल्ड वर्किंग में जब क्योंकि मेटल को हमें ज्यादा हीट करने की जरूरत होती नहीं है जिस वजह से उसमें एक तो श्रिंकेज की संभावना कोल्ड वर्किंग में नेग्लिजिबल है। हॉट वर्किंग में है कि हम उसमें ऑलमोस्ट मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर तक गर्म कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उसका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से एबव हो गया, उसका क्रिस्टल चेंज करता है। तो श्रिंकेज जो होती है हॉट वर्किंग ऑपरेशंस में ज्यादा होता है क्योंकि जब मेटल को हम गर्म कर देंगे और फॉर्मिंग ऑपरेशन करने के बाद ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो वो कहीं ना कहीं श्रिंक करेगा।
तो श्रिंक करने की वजह से क्या, कभी वो मान लीजिए कि रैप भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, या कोई ऑक्साइड लेयर वगैरह प्रेजेंट है तो इंटरनल क्रैक भी फॉर्म कर देगा, है ना। उसके बाद हॉट वर्किंग ऑपरेशन से जैसा कि हम जानते हैं कि रेसिडुअल स्ट्रेस भी रह जाता है। तो और उसके बाद स्केल फॉर्मेशन हो जाता है सरफेस के ऊपर, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर मटेरियल जो है ऑक्साइड को, ऑक्सीजन को गेन करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिस कारण से उसका सरफेस पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन का चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। तो इन सब डिफेक्ट के कारण हॉट वर्किंग से जो हमारा सरफेस फिनिश है वो हमें बेहतर मिलता है, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस से सरफेस फिनिश भी बेहतर मिलता है, और साथ में डायमेंशनल एक्यूरेसी भी कोल्ड वर्किंग में हमें ज्यादा अच्छा मिलता है ना। क्योंकि कोल्ड वर्किंग में डायमेंशन कंट्रोल भी आसान है, क्योंकि ये श्रिंक नहीं करता है, नेग्लिजिबल श्रिंकेज होता है, तो डायमेंशनल कंट्रोल हो सकती है। लेकिन डिसएडवांटेज कोल्ड वर्किंग का अगर हम लोग कहें तो कोल्ड वर्किंग में काफी ज्यादा हमें फोर्स लगाने की जरूरत होती है, यानी कि हमें जो अप्लाइड फोर्स है उसकी वैल्यू जो है वो काफी हायर होती है, पावर बढ़ जाती है, और खास करके कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन सुटेबल होता है लो स्ट्रेंथ, लो स्ट्रेंथ एंड हाईली मतलब डक्टाइल स्ट्रेंथ हो गया, तो हाई लो स्ट्रेंथ और जो मतलब हाईली डक्टाइल मटेरियल होगा तो उसी का ये सुटेबल होगा कोल्ड वर्किंग ऑपरेशंस। क्योंकि हायर स्ट्रेंथ वाले मटेरियल को ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और खास करके जो ब्रिटल मटेरियल होता है तो उसका मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस जो होता है ऐसे भी पुअर होता है। तो अगर हमें मान लीजिए कि कोई ऐसा ब्रिटल मटेरियल को अगर हम मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन करने की जरूरत होती है तो फिर वहां पर हॉट वर्किंग ऑपरेशंस को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो ये इसका ड्रॉबैक हो गया कोल्ड वर्किंग ऑपरेशंस का। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि डिफरेंट मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस जो है, जैसे पहला है वायर ड्राइंग। ठीक है, वायर ड्राइंग भी एक क्या है, मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस है ना। तो वायर ड्राइंग में जो टूल्स होती है ये डाई, ये क्या है, डाई है। डाई मतलब ये हो गया कि ये काफी हाई स्ट्रेंथ मटेरियल का बना हुआ रहता है, और डाई का शेप ऐसा होता है जिस जिस तरह का हमको फाइनल शेप देना है। ठीक है, तो ये कहलाता है डाई। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वायर का ड्राइंग कर रहे हैं। वायर का ड्राइंग करने का मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास जो अवेलेबल वायर है उसकी डायमीटर जो है सो हाई है, ज्यादा डायमीटर का है, और लेंथ उसका क्या है, छोटा है। इसको हम लोग को ड्रॉ करके एक स्मॉल डायमीटर का वायर में इसको कन्वर्ट करना है, और इसकी लेंथ जो हो जाएगा वो हायर हो जाएगा। क्योंकि फाइनली क्या होता है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर हम इसके डायमीटर को रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, इसकी लेंथ बढ़ेगी। तो वायर ड्राइंग ऑपरेशंस कुछ ऐसा ही होता है, जिसमें ये लेंथ में हम इसके जो डायमीटर है उसको हम एज ए लेंथ में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर वायर को क्या किया जाता है, इस डाई से पास करवाया जाता है ना। और डाई का जो सबसे ये इस तरह का शेप होता है डाई का बना हुआ, इसका फ्रंट पार्ट जो है ये यहाँ तक ये कहलाता है इसका बेल, इसको बेल कहते हैं। इसके बाद जो है जहां पर रिडक्शन होता है वायर का, वो वो एरिया या वो लेंथ जो है ये कहलाता है अप्रोच। ठीक है, और जितना ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस या बोले कि हमारा जो वायर का एक्सिस है उससे ये जितना एंगल झुका हुआ रहता है इसको हम कहते हैं सेमी डाई एंगल। क्योंकि सेमी आधा डाई एंगल ये हो गया और आधा डाई एंगल जो है यहाँ पर बनेगा, तब जा करके, क्योंकि रिडक्शन जितना इधर हो रहा है इतना इधर भी हो रहा है, यानी कि ये दिख रहा है हमको एज ए रेक्टेंगल टाइप का, लेकिन ये क्या है, सर्कुलर है।
तो वायर ड्रॉइंग ऑपरेशंस होता कैसा है, तो ये हमारा इनकमिंग वायर है। इनकमिंग वायर को पहले क्या किया जाता है, वायर ड्रॉइंग ऑपरेशन करने से पहले वायर को ट्विस्ट किया जाता है, मतलब ऐंठा जाता है। ऐंठा इसलिए जाता है ताकि इसके सरफेस पर जो अगर मान लीजिए ऑक्साइड लेयर यानी कि रस्ट या वगैरह प्रेजेंट है, तो वो सब जो है यहाँ से टूट करके अलग हो जाए। ठीक है, ये क्या हो जाए, यहाँ से अलग सेपरेट हो जाए। तो इसीलिए इसको हल्का सा ट्विस्टिंग दिया जाता है। तो ट्विस्टिंग देने के बाद ये सब ऑक्साइड हट जाती है। इसके बाद इसको लुब्रिकेंट में डुबा दिया जाता है ताकि इसका सरफेस जो है वो के पर लुब्रिकेंट का एक लेयर आ जाए। और जब ये इनकमिंग वायर को हम लोग ये इधर से फोर्स लगा के ड्रॉ करते हैं इसको, तो ये हायर थिकनेस यानी हायर डायमीटर होने के चलते ये आकर के किससे, बेल से टकराता है। फर्स्ट ये बेल से यहाँ पर टकराने के बाद जो इसके सरफेस पर लुब्रिकेंट का लेयर है, वो लेयर जो है अब अंडर प्रेशर में आ जाती है, और वो लुब्रिकेंट अंडर प्रेशर होने के कारण वो आगे की ओर लुब्रिकेंट मूव करता है। इसका मतलब ये हो गया कि लुब्रिकेंट में भिगो देने से ये हो जाती है कि जो यहाँ पर डाई है और जो ये वायर है, इन दोनों के बीच का जो कांटेक्ट सरफेस है, उसके कांटेक्ट के बीच में लुब्रिकेंट का लेयर आ जाता है। तो इस कारण से एक तो इसमें फ्रिक्शन कम हो जाती है, और दूसरा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के रूप में एक काम भी करता है ना। तो इसलिए इसको लुब्रिकेंट, तो आप जब लुब्रिकेंट तो सॉलिड लुब्रिकेंट, लिक्विड लुब्रिकेंट, अब सॉलिड लुब्रिकेंट में जनरली हम लोग सोप या लाइम या मान लीजिए ग्रेफाइट, ये सब सॉलिड लुब्रिकेंट है। वही सोप सॉल्यूशन ले ले, ऑयल ले ले, तो ये सब लिक्विड लुब्रिकेंट है। तो सॉलिड लुब्रिकेंट जनरली डल सरफेस देता है, और जो लिक्विड लुब्रिकेंट्स है वो जनरली ब्राइट सरफेस देता है। तो मोस्टली लिक्विड लुब्रिकेंट ही यूज करते हैं क्योंकि उसका फ्लो भी आसान होता है। तो होता क्या है कि फिर ये बेल्स के आने के बाद यहाँ पर जो लुब्रिकेंट का लेयर है वो अंडर प्रेशर में आती है, वो आगे की ओर मूव करता है, और इसके बाद जो ये वायर है वो पहुंचता है अप्रोच सेक्शन में। अप्रोच सेक्शन ही रिस्पॉन्सिबल होता है इसका रिडक्शन करने के लिए, इसके डायमीटर हो या थिकनेस हो, उसका रिडक्शन ये अप्रोच सेक्शन जो है। और ये यहाँ पर ये अप्रोच सेक्शन का जो एंगल झुका हुआ सेमी डाई एंगल है, इसके अकॉर्डिंग ये रिडक्शन होता है यहाँ पर। और इसके बाद क्या है, यहाँ पर डाई लेंथ है। डाई लेंथ जो होती है वो थोड़ा सा मतलब एक हॉरिजेंटल इंक्लाइंड नहीं, मतलब एक प्लेन जैसा फ्लैट होता है। और ये जरूरी होता है, डाइलेंट देना जरूरी होता है। हालांकि डाइलेंट जो होती है वो पावर, जो यहाँ पर ड्राइंग पावर है उसकी वैल्यू को इंक्रीज करता है, लेकिन फिर भी स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर ड्राइंग लैंड को देना जरूरी है। और इसके बाद यहाँ से वायर जो है आउट गोइंग वायर है, तो जैसे ही डाई से यहाँ पर आगे वायर निकलती है तो इसका थिकनेस वापस कुछ जो है वो बढ़ जाता है। इसका कारण है इसका इलास्टिक रिकवरी, क्योंकि यहाँ पर जब अप्रोच सेक्शन में आया और तो यहाँ पर कंप्रेशन हुआ है ना, कंप्रेशन हुआ, इसको हम खींच रहे हैं ना, इसीलिए इस जो डाई है वो वायर के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाता है, जिस कारण से इसका रिडक्शन होता है थिकनेस में। और फाइनली जब ये डाइलेंट से वो पार होती है ना, तब जाकर के ये इलास्टिक रिकवरी के कारण इसकी जो डायमीटर है वो थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज करता है ना। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव और क्या पूछता है, वेलोसिटी, इनकमिंग वेलोसिटी मान लीजिए जो v1 है और आउटगोइंग वेलोसिटी v2 है। तो चूंकि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है ना, और रिडक्शन होगा तो थिकनेस या डायमीटर घटेगा और लंबाई बढ़ेगा। तो जो आउटगोइंग वायर का जो वेलोसिटी होता है v2, वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा v1 से। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो आउटगोइंग वेलोसिटी वायर का ग्रेटर होता है इनकमिंग वेलोसिटी से। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर फ्रिक्शन पूछता है कि जो डाई है और डाई का जो अप्रोच सेक्शन है, तो अप्रोच सेक्शन में
जैसे ही ये वायर आकर के अप्रोच सेक्शन में आती है तो वहां पर उसका रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन के कारण जो है ये मटेरियल जो की टेंडेंसी होती है बैक मूव करने का अप्रोच सेक्शन में, बैक मूव करने का। तो फ्रिक्शन जो होता है वो मूविंग टेंडेंसी का हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। तो अप्रोच सेक्शन में हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है, फॉरवर्ड फ्रिक्शन इसमें होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये याद रखेंगे कि अप्रोच सेक्शन में जब वायर आती है और यहाँ रिडक्शन होता है तो उस समय मेटल का जो टेंडेंसी, वायर का टेंडेंसी है कि ये बैक मूव करना चाहता है, तो फ्रिक्शन इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगती है जो इसको मदद करता है आगे की ओर मूव कराने में। वहीं जब ये वायर अगर लैंड सेक्शन में आता है, लैंड पार्ट में, तो यहाँ पर अब जो मेटल का टेंडेंसी है कि ये जल्दी से जल्दी ये लैंड से बाहर निकले, तो ये मेटल जो है आउटसाइड मूव करना चाहता है, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगती है वो बैकवर्ड लगता है। यहाँ पर फ्रिक्शन क्या लगता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी इनकमिंग वेलोसिटी के बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है लैंड सेक्शन में, और अक्रॉस सेक्शन में अलोंग द वेलोसिटी डायरेक्शन फॉरवर्ड मतलब डायरेक्शन में ये एक्ट होता है। ठीक है, और इस तरह से ये वायर जो है वो रिडक्शन होकर के हमारा बाहर आता है। इसके बाद यहाँ पर एक ग्राफ है ड्राइंग फोर्स और सेमी डाई एंगल के बीच में। ठीक है, तो अब ये है कि अल्फा का मान अगर हम इंक्रीज करते हैं तो जो हमारा ड्राइंग पावर है वो क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, या वही रह जाएगा। तो देखिए इसका ग्राफ से ही क्लियर है कि इनिशियली जो है तो सेमी डाई एंगल बढ़ने से जो यहाँ पर ड्राइंग फोर्स है वो घटते जाता है। ठीक है, एक लिमिट तक, एक लिमिट वैल्यू ऑफ अल्फा तक ये ड्राइंग फोर्स जो है वो घटता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कि देखिए जितना ये एंगल बढ़ते जाएगा अल्फा का मान, कांटेक्ट जो लेंथ है वायर और डाई के बीच का उतना ही घटते जाएगा। तो जितना कम कांटेक्ट होगा फ्रिक्शन उतनी ही कम लगेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब जो हमारा ड्राइंग पावर है वो हमारा घटेगा। ठीक है, और फिर जब एक लिमिट किससे ज्यादा अगर अल्फा बढ़ जाती है, तो जैसे एज ए इस तरह का एक कोनिकल बना देगा, तो अब ये मेटल जो वायर है वो आकर के इसके एज पर हीट मारेगा। हीट मारेगा मतलब हो गया कि ये अगर अल्फा का मान ज्यादा हाई हो गया तो ये वायर आसानी से इसके अंदर इंसर्ट नहीं हो पाएगा, तो फिर यहाँ पर कटिंग फोर्स की मान क्या होगी, इंक्रीज करने लगेगी। तो इसीलिए सेमी डाई एंगल के बढ़ने से इनिशियली एक लिमिटिंग वैल्यू तक ड्राइंग फोर्स का मान क्या होता है, घटता है, और उसके बाद फिर फर्दर जो है वो बढ़ने लगता है। तो ये है इन दोनों के बीच का रिलेशन। अब कुछ वायर ड्राइंग के डिफेक्ट्स हैं। जैसे डिफेक्ट क्या है कि सबसे पहला चीज है कि जैसे हम बताएं कि वायर ड्राइंग ऑपरेशन करने से पहले उसको ऑक्साइड लेयर को हटाना जरूरी होता है। अगर ऑक्साइड लेयर अगर नहीं हट पाया वायर से, अगर वो रह गया, तो ये इम्प्यूरिटीज जो है वो मतलब प्रीकोलेट डाउन, मतलब हो गया कि प्रिकोलेट मतलब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में ये इम्प्योरिटी सेंटर में जाकर के सेटल कर जाएगा, और सेंटर में सेटल कर जाएगा तो इसमें सेंटर लाइन क्रैक फॉर्म कर देगा। यानी कि अगर वायर ड्राइंग ऑपरेशन कर रहे हैं और ऑक्साइड लेयर नहीं हटा तो कहीं ना कहीं हमको एक सरफेस क्रैक के रूप में आ जाता है। या फिर ये होता है कि जैसे अगर मान लीजिए कि ऑक्साइड लेयर इस पर नहीं प्रॉपरली हटा तो ये ऐसे एक चिप की तरह मतलब यहाँ पर रहता है, और कभी जब हम इस एलिमेंट को ऑपरेशन में लाते हैं तो ये चिप जो है वो यहाँ से उखड़ जाता है, क्योंकि ये एक ऑक्साइड लेयर है। और ऑक्साइड लेयर है तो अगर ये नहीं हटा तो ये एज ए एक सीम के रूप में, सीम मतलब एक परत होता है, एक परत के रूप में ये ऑक्साइड यहाँ पर रह जाती है। तो फिर वो ऑपरेशन के ड्यूरेशन में ये परत जब टूटने लगता है तो फिर ये एलिमेंट हमारा फेल कर जाता है। तो ये भी एक क्या है, वायर ड्राइंग का डिफेक्ट है। ये दोनों ही मतलब कारण जो है ये ऑक्साइड लेयर का रह जाना।
उसके बाद है कि कोल्ड वर्किंग में यहाँ पर क्या हो रहा है, हैवी रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन हो रहा है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रेस तो रह ही जाएगा। तो ये रेसिडुअल स्ट्रेस जो एक इंटरनल स्ट्रेस हो गया, रेसिडुअल एक तरह का इंटरनल स्ट्रेस होता है। तो कोल्ड ड्रॉन प्रोडक्ट में ये रेसिडुअल स्ट्रेस जो है वो रह जाता है। तो ये भी एक वायर ड्राइंग का क्या होता है, एक डिफेक्ट होता है। तो वायर ड्राइंग की तरह ही एक टाइप है ट्यूब ड्राइंग, है ना। वायर एक तरह का सॉलिड, मतलब सॉलिड हो गया ना, पूरी तरह से सॉलिड सिलिंड्रिकल शेप का हो गया, और ट्यूब एक तरह का होलो सिलिंड्रिकल शेप का हो गया। तो सब कुछ प्रोसेस सेम है वायर ड्राइंग और यहाँ ट्यूब ड्राइंग के बीच में, वही इसमें भी डाई होता है और ये फ्रेम है और ट्यूब है। तो यहाँ पर ट्यूब सिंकिंग ऑपरेशन, सिंकिंग ऑपरेशन मतलब ये हो गया कि ये इसमें क्या होता है कि मतलब इसका रिडक्शन होता है डायमीटर का, है ना, और लेंथ इसका इंक्रीज होती है। तो ये एज एक कोनिकल फॉर्म बनता है यहाँ पर ना। तो ये एक तरह का सिंकिंग ऑपरेशन हो गया। तो यहाँ पर 4 फिगर दिया हुआ है। ए इसमें ए फिगर जो है ये सिंपल एक ट्यूब सिंकिंग ऑपरेशंस है। बी जो है यहाँ पर ट्यूब सिंकिंग ऑपरेशंस है, लेकिन यहाँ पर एक मैंड्रल लगा हुआ है, ठीक है। और इस मैंड्रल के ऊपर यहाँ पर फोर्स लग रहा है, यानी ये मैंड्रल जो है वो क्या है, फिक्स है। उसके बाद थर्ड जो है ये मैंड्रल फ्री है, मैंड्रल लगा हुआ है और ये एक फ्री है, मतलब एक फ्लोटिंग मैंड्रल है, ये फ्लोट कर रहा है। और ये चौथा जो फिगर दिख रहा है यहाँ पर, तो इसमें जो मैंड्रल है वो मूविंग मैंड्रल है। तो ट्यूब सिंकिंग ऑपरेशन एक सिंपल टाइप हो गया। इसमें डायमेंशनल कंट्रोल करना मुश्किल है। इसमें डायमेंशन कंट्रोल मतलब कितना थिकनेस ट्यूब का रहेगा, या कि क्या मतलब मान लीजिए कि ये आउटसाइड डायमीटर कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन इसका थिकनेस कंट्रोल इसमें मुश्किल है। तो ये इसमें थिकनेस कंट्रोल मुश्किल क्या होता ही नहीं है, एक तरह से हम लोग बोले तो ये हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होता है। लेकिन जब हम लोग ट्यूब ड्राइंग अगर हम लोग एक फिक्स मैंड्रल लगा के करते हैं, तो अब क्या है, मैंड्रल यहाँ पर फिक्स है। तो अब इस मैंड्रल और जो डाई के बीच का जो ये क्लियरेंस स्पेस है, अब इतना ही स्पेस का क्या बनेगा, ट्यूब का थिकनेस बनेगा। तो इस केस में ट्यूब का जो डायमेंशन है, वो थिकनेस है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है ना। वही फ्लोटिंग मैंड्रल में है कि ये तो फ्लोट कर रहा है, तो फ्लोट कर रहा है तो पार्शियली कंट्रोल होगा। पूरा हम जो चाहेंगे कि इसका थिकनेस एक एक समान कंट्रोल हो, तो वो नहीं होगा, क्योंकि जब जब भी इसको ज्यादा प्रेशर या कम प्रेशर पड़ेगा तो ये फ्लोट कर रहा है, तो ये अपना आगे पीछे करके जो है एडजस्ट करेगा। तो इस कारण से इसमें बराबर थिकनेस जो है वो नहीं रह पाएगा। तो कंट्रोल तो होगा लेकिन पार्शियली होगा। और अगर मूविंग मैंड्रल है, तो मूविंग मैंड्रल में हम लोग आगे पीछे मूव करवा के और इसमें बेटर जो है डायमेंशनल कंट्रोल हम कर सकते हैं। मूविंग मैंड्रल में बेटर डायमेंशनल कंट्रोल भी होता है। और साथ में अगर हम चारों में अगर ड्राइंग पावर को देखें, अगर चारों ट्यूब ड्राइंग में अगर हम लोग ड्राइंग पावर लगाते हैं, तो सबसे लोएस्ट पावर जो है वो हमको ये चौथा में लगेगा, जिसमें मूविंग मैंड्रल है, ठीक है। तो इसमें ड्राइंग पावर सबसे कम होगा। बाकी सब कुछ फिर वायर ड्राइंग की तरह ही है, ये भी अपना रिडक्शन करेगा, डाई में जाएगा तो। और इसका भी इनकमिंग वेलोसिटी जो होगा वो लोअर होगा आउटगोइंग वेलोसिटी से, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सट्रूजन, ठीक है। तो एक्सट्रूजन क्या है, तो एक्सट्रूजन भी एक तरह का मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है। और एक्सट्रूजन में जो जनरली टूल्स यूज होता है, इसमें हम मटेरियल को क्या करते हैं, मतलब काफी हीट कर देते हैं, एक तरह का ये हम कहें तो हॉट वर्किंग प्रोसेस है। मेटल को हीट करके उसको पूरा सॉफ्ट कर देते हैं। तो पूरा सॉफ्ट कर देते हैं, उसको कहते हैं बीलेट, BILLET, बीलेट। यानी कि मटेरियल को एक तरह से समझ लीजिए कि हम पिघला ही देते हैं। पिघला देते हैं मतलब वो लिक्विड फॉर्म में नहीं बनता है, बल्कि सॉलिड के रूप में ही रहता है, लेकिन वो पेस्ट जैसा
रहता है, तो वो उसको हम कहते हैं हीटेड बिलेट हो गया। इसके बाद जो है इसमें भी जो डाई यूज होता है उसमें एक ऑरिफिस बनाया हुआ रहता है, ठीक है। और फिर इसमें अब अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ एक्सट्रूजन, है ना, फॉरवर्ड एक्सट्रूजन होता है या डायरेक्ट एक्सट्रूजन कहते हैं, बैकवर्ड एक्सट्रूजन होता है, हाइड्रोस्टैटिक जो है वो एक्सट्रूजन होता है, इम्पैक्ट एक्सट्रूजन होता है। तो ये सब अलग अलग टाइप है। तो सब सब कोई भी टाइप का एक्सट्रूजन हो, इसमें हम बिलेट को हीट करके और उसके जो डाई सेक्शन होता है उसमें हम डाल देते हैं, और फिर उसके ऊपर हम लोग रैम या पिस्टन से फोर्स लगाते हैं, और फिर जाकर के तब हमारा जो डाई डाई का जैसा शेप होता है उस शेप में जो बिलेट है वो अंडर प्रेशर जाकर के उसके स्पेस को भर देता है। फिर हम उसको ठंडा होने देते हैं, और फिर फाइनली हमको वो एक प्रोडक्ट के रूप में तैयार होके हमें मिलता है। तो जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट टाइप है हमको फॉरवर्ड एक्सट्रूजन या डायरेक्ट एक्सट्रूजन, तो यहाँ से हम एक्सट्रूजन को समझ सकते हैं कि ये हमारा डाई है, ये पार्ट क्या है, डाई है। और डाई में क्या बना हुआ है, यहाँ पर एक छोटा सा ऑरिफिस बना हुआ है, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, हीटेड बिलेट, ये है हॉट बिलेट, इसको हम लोग इसमें फिल कर देते हैं। और यहाँ पर रैम या प्लंजर होता है, और ये एक डाई होल्डर हो गया। अब इस प्लंजर से हम लोग क्या करते हैं, इस हीटेड बिलेट के ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पर जो ये बिलेट है वो मूव करना शुरू करेगा, और यहाँ पर आगे चूंकि यहाँ पर ब्लॉक है आगे, तो ये आगे तो इधर मूव कर नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ऑरिफिस बना हुआ है। तो ऑरिफिस बने होने के कारण ये बिलेट जो है वो इस ऑरिफिस से होकर के मूव करना शुरू कर देगा। तो जितना ये ऑरिफिस का साइज होगा उतना ही साइज के बराबर बिलेट जो है वो यहाँ से निकलना शुरू होगा, और इस तरह से जो हमको एक बार प्राप्त होता है इसको हम कहते हैं एक्सट्रूडेड बार। ये क्या हो गया, एक एक्सट्रूडेड बार हो गया, है ना। तो जिस डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं प्लंजर से, और एक्सट्रूडेड बार उसका भी सेम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही निकल रहा है ना, तो इसीलिए इसको फॉरवर्ड एक्सट्रूजन या डायरेक्ट एक्सट्रूजन कहते हैं, है ना। तो इसमें प्रोसेस समझ में आ गया कि पहले हीटेड बिलेट को फिल कर देंगे, फिर रैम लगा के पुश करेंगे, और यहाँ पर डाई में ऑरिफिस बना हुआ है, इसी ऑरिफिस से ये मतलब पास करेगा, और जितना ऑरिफिस के साइज के बराबर ये एक्सट्रूडेड बार जो है निकलेगा, और जितना लंबाई तक का हमको चाहिए उतना लंबाई तक अगर ये यहाँ से पास कर जाता है तो फिर हम यहाँ से इसको अलग कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर मटेरियल का इसमें ऑरिफिस से रिमूवल हो रहा है, तो अंदर जो है ये प्लंजर आगे की ओर मूव करेगा, और आगे की ओर मूव करते करते जो है तो फाइनली जब इसके अंदर का बिलेट खत्म हो जाएगा, है ना, तो फिर ये प्लंजर जा करके इस डाई में जा करके क्या होगा, सट जाएगा। तो एक छोटा सा लेयर जो है बिलेट का वो यहाँ पे एक पतला सा लेयर जो है वो रह जाएगा, उसको फिर फर्दर हम लोग निकाल के हीट करके फिर से हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर ग्राफ है कि अगर हम लोग लोड यानी प्लंजर के ऊपर जो हम लोग लोड लगाते हैं वो, और रैम डिस्प्लेसमेंट, इसके बीच का अगर हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो ये इनिशियली लोड जो होता है वो बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर प्लंजर को हम यहाँ से लोड लगाना स्टार्ट करेंगे तो ये बिलेट को आगे की ओर प्रेशर करना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पर जो है वो वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन जब ये प्रेशर आना है, क्योंकि पहले तो पिस्टन के जस्ट बगल में जो लेयर है उस पर प्रेशर लगेगा, ये लेयर अपना एडजेसेंट लेयर को प्रेशर ट्रांसफर करेगा, और इस तरह से ये प्रेशर रैम से ट्रांसफर होकर के यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर इंड पॉइंट पे आने के बाद तब जा करके यहाँ पर छोटा सा ऑरिफिस के ऊपर जब दे यानी इस बिलेट को एक छोटा सा ओपनिंग मिलेगा, तो जब ये यहाँ से निकलना शुरू कर देगा तो फिर जो
अप्लाइड प्रेशर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तब कम फोर्स लगाने पर ही ये आगे की ओर मूव करना शुरू कर देगा, है ना। तो इसी कारण से पहले इनिशियली ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये इंक्रीज होने का एक कारण और भी है कि जो बिलेट है और जो डाई है, इन दोनों के ही कांटेक्ट सरफेस है यहाँ पर। तो ये बिलेट अगर आगे की ओर मूव करेगा तो फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन अपोज करेगा तो फिर यहाँ पर रैम फोर्स की मान क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस कारण से भी ये इंक्रीज करता है, और जब एक बार निकलना शुरू हो गया तो फिर वो घटती है, और घटने के बाद फिर एक पॉइंट पर आने के बाद जो है फिर ये इंक्रीज होने लगता है। तो ये एरिया जो इंक्रीजिंग का है वो तब का है जब ये बिलेट इसमें खत्म हो गया और प्लंजर जो है वो यहाँ आके डाई के पास आकर के, मतलब डाई के जस्ट पीछे में आ गया है, चिपक मतलब कांटेक्ट में आने वाला है। तो इसमें छोटा सा एक डिस्क टाइप का लेयर बिलेट का क्या है, बचा हुआ है। तब जाकर के फिर रैंप का फोर्स जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये इंक्रीज करने लगता है। तो उससे पहले ही हम लोग प्लंजर को हटा के उसमें फिर से और बिलेट भर देते हैं और फिर से हम अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मतलब तुरंत तुरंत प्रोडक्शन रेट होता है, भरते जाते हैं बिलेट को और यहाँ से हम एक्सट्रूडेड बार प्राप्त करते जाते हैं। तो ये एक्सट्रूजन प्रोसेस कहलाता है, फॉरवर्ड एक्सट्रूजन या डायरेक्ट एक्सट्रूजन।